आज हम लोगों का नया क्रॉप है, सीरियल क्रॉप का दूसरा है वीट। वीट के बारे में आज हम फुल डिटेल से एकदम पढ़ेंगे। आप कहीं भी कोचिंग किए हों या कहीं भी बुक में पढ़े हों, सारे क्वेश्चनों का इसमें समावेश आपको दिखेगा और हर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ आप पढ़ने के बाद डायरेक्ट जो है एग्री टूर इस पे जाइएगा और वहाँ अपना टेस्ट दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है उसको कहते हैं ट्रेटिकम स्पीसीज। फैमिली जो होता है ग्रेमनी या पोएसी होता है। ये ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों याद कर लेना, ग्रेमनी और पोएसी होता है। क्रोमोसोम नंबर इसका जो होता है 42 होता है। ये हेक्साप्लॉइड होते हैं, हेक्साप्लॉइड 6 और कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है 62 से 71% पाए जाते हैं। प्रोटीन सभी सीरियल क्रॉप में लगभग प्रोटीन सबसे ज़्यादा वीट का ही होता है। और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण जो स्टेबल फूड है वो हमारा वीट ही है दूसरा। और फर्स्ट पर क्या है? भारत में बात कर रहे हैं, राइस होगा फर्स्ट पर। और किंग ऑफ सीरियल जो है विश्व में, जो किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं? वीट को ही कहते हैं। और वीट ये पूछता है कि C3 है, C4 है, तो आप जानते रहिए कि वीट जो है C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। C3 लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे शॉर्ट डे के बारे में आप एकदम अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इसमें जो है लॉन्ग डे प्लांट होता है तो इसमें 14 घंटे से ज़्यादा इसमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। और जर्मिनेशन टाइप जो होता है इसका हाइपोजियल होता है, ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं इसके हाइपोकोटाइल। और द फ्लावर पोर्शन ऑफ वीट इज़ नोन एज स्पाइक। इसमें स्पाइक भी कह सकते हैं, ईयर भी कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं। जो फ्लावर होते हैं उसके उसको क्या कहेंगे? ईयर, हेड, स्पाइक। द फ्रूट टाइप ऑफ वीट इज करियोप्सिस। जो फ्रूट का टाइप होता है वो कौन सा होता है? करियोप्सिस होता है। मस्टर्ड इज ए वेरी कॉमन क्रॉप, यूजली इंटर क्रॉप विथ वीट। अगर पूछता है कि वीट में कौन सा इंटर क्रॉप ज़्यादातर यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मस्टर्ड में सरसों का यूज करते हैं। टेस्ट वेट जो होता है गेहूँ का वो 40 ग्राम होता है। और इसके साथ ही हम लोग फेरिस माइनर, जो इसका वीड है फेलरिस माइनर, उसको जिसको कहते हैं गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, इसके कई नाम होते हैं, तो उसका होता है 2 ग्राम। भारत विश्व में जो होता है प्रोडक्शन और एरिया में कौन सा स्थान रखता है? तो जो विश्व में उसका स्थान है सेकंड स्थान पर है। और ये पूरे ग्लोबल भारत का जो प्रोडक्शन है ये 12% का शेयर करता है और चाइना इसके पहले नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन व क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा होता है। जो उत्तर प्रदेश, अगर भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन करता है। अगर उत्पादकता की बात करते हैं तो उत्पादकता में पंजाब का स्थान सबसे पहले आता है। आप जो है अगर वीडियो में आप 40 मिनट का वीडियो पूरा देखेंगे आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। गेहूं में बौनापन, जो गेहूं में बौनापन आता है तो एक अलग देखेंगे, लेकिन ये जो सीसी है इसका भी उसमें उपयोग किया जाता है बौनेपन के लिए। गेहूं जो है किसके द्वारा लाया गया था? आर्यों के द्वारा लाया गया था। जो गेहूं का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट होना चाहिए ये 85 होना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है, 85 होना चाहिए। अगर आप गेहूं के अंदर देखते हैं जो उसका दाना और भूसे का अनुपात होता है, यानी ग्रेन और स्ट्रॉ का जो रेशियो होता है 1:1.5 होता है। अगर जो बौना गेहूं होते हैं उनका जो है 1:1.25 होता है, यानी 25 यहाँ हो जाता है, थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि वो बौने होते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स इसका जो होता है 40 से 45% होता है। और जो हमारा क्रिटिकल स्टेज होता है या जिसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, इस स्टेज में हम लोग देखते हैं उसमें क्लोनल जो रूट होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो क्लोनल रूट किस में पाए जाते हैं? तो गेहूं में पाए जाते हैं। कब इसमें निकलते हैं? क्रिटिकल स्टेज पर निकलते हैं, यानी CRI स्टेज पर निकलते हैं। नोरिन 10 जो है डेवलप्ड ड्वार्फ वीट, जो नोरिन 10 है इसके द्वारा ही ये नोरिन 10, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि डॉर्फिंग के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है, तो नोरिन-10 होता है। तो अगला देखते हैं, बायो फर्टिलाइजर फॉर वीट। जो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, तो एजोटोबैक्टर किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैंने बताया है कि राइस की कल्टीवेशन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। वीट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हमारा हेक्साप्लॉयड होते हैं। ये 3 प्रकार के ऐसे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। डिप्लॉयड में हमारे 14 होता है, टेट्राप्लॉयड हमारे 28 होते हैं, हेक्साप्लॉयड में हमारे 42 होते हैं। अब डिप्लॉयड में कौन से हैं, टिटकम, मोनोकोकम, टिटकम, बायोटिकम, लेकिन टिटकम मोनोकोकम ही याद करना है। टिटकम और टिटकम डाइकोकम और टिटकम ड्यूरम ये हमारे जो होते हैं टेट्राप्लॉयड होते हैं, यानी चतुर्थगुणी होते हैं। ये हमारे होते हैं हेक्साप्लॉयड यानी 6x होते हैं। टिटकम एस्टिमम और टिटकम स्फोरोकोकम। तो हम लोग जो कल्टीवेटेड करते हैं वो होता है टिटकम एस्टिमम होता है। टिटकम डाइकोकम, टिटकम ड्यूरम ये भी कुछ % पे ग्रो होता है। अगला देखते हैं, आप अगर पूरे वीडियो के 30 मिनट वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद आप ऐसे बताना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि ये नया मैंने पाया है इसमें, और कौन से क्वेश्चन किसमें समावेश नहीं हुआ है वो भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन ब्रेड वीट। कॉमन ब्रेड वीट जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, टिटकम एस्टिवम होता है। टिटकम एस्टिवम जो हम लोग जो है इसको लगभग 87% तक के एरिया पे ये फैला हुआ या ग्रो करते हैं। और इमर जो वीट होता है टिटकम डाइकोकम, टिटकम डाइकोकम में साउथ इंडिया में इसका ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। और सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपमा जो डिश बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, टिटकम डाइकोकम से। तो इसमें क्वेश्चन घुमा फिर कैसे पूछते हैं, तो अगर इसको आप पढ़े हैं तो आराम से कर सकते हैं। जैसे सूजी किससे बनाया जाता है, तो या तो माइक्रोनी वीट दिया होगा या तो ड्यूरम वीट दिए होंगे। तो माइक्रोनी वीट का जो वनस्पतिक नाम होता है टिटकम ड्यूरम, ये लगभग 12% एरिया पे ग्रो किया जाता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरम वीट। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन वैसे देख लीजिए, पास्ता जो हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा सा येलोइश कलर दिखता है, तो टिस्कम टर्जिडम से बनाया जाता है। तो कभी कभी याद आता है ये भी क्वेश्चन। और इंडियन डॉर्फ वीट, इंडियन जो डॉर्फ वीट होते हैं जो बहुत पहले के हैं, अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडियन डॉर्फ वीट है वो कौन से हैं, तो टिटकम स्फोरोकोकम, टिटकम स्फोरोकोकम। और इसका क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेट इसमें रहेगा वीट इज ए रबी सीजन क्रॉप, तो ये रबी सीजन में इसको हम लोग बोते हैं। और टेम्परेचर इसका देखेंगे मिनिमम होता है 4। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वीट के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है तो 4.5 होता है, लेकिन इसको 5 कह सकते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 होता है। हम हमेशा देखते हैं कि पीएच इसमें क्या है, तो पीएच हमारा जो है 6 से 7.5 के बीच रहता है, तो पीएच में अच्छे से ग्रो हो जाता है। सोइंग टाइम इसको देखते हैं 1 नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच तक होता है। नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच होता है। तो अब देखते हैं इसका सीड रेट। सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिबलर के लिए, तो इसमें 25 से 30 kg पर हेक्टेयर का उपयोग करते हैं डिबलर से, अगर आप बुआई कर रहे हैं। अगर आप सीड ड्रिल या मशीनों के द्वारा कर रहे हैं तो 80 से 100 kg लगता है। अगर ब्रॉडकास्ट या लेट सोइंग कर रहे हैं, जैसे कुछ लेट हो जाए, तो हम 150 kg पर हेक्टेयर यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ये फर्म मेथड किसके लिए उपयोग करते हैं, तो वीट के लिए करते हैं। और फर्म का फुल फॉर्म होता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हल चलाते हैं और उसमें थोड़ी सी ऊपर ऊपर नाली बन जाती है और उसी पे हम लोग वीट को ग्रो करते हैं। तो ये हमारा होता है 75 kg पर हेक्टेयर। अब हम स्पेसिंग की बात करेंगे। स्पेसिंग की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। अगर देखते हैं धान और इसका, तो धान में पर हिल ज़्यादा आएंगे किसमें, तो इसका जो है ज़्यादा रहता है तो इसका कम हिल आएंगे। तो धान का ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका 20 है, इसका 22 है। डेप्थ इसका अगर देखते हैं सिंगल जीन का, अगर जिसे हम बुआई सीड का कर रहे हैं तो सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन के द्वारा जो वैरायटियाँ विकसित की जाती हैं उनका डेप्थ भी अलग अलग होता है। तो जो सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी होती हैं
5 से 6 सेंटीमीटर होता है, और डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी होती हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं। और जो ट्रिपल ड्वार्फ जीन वैरायटी होती है इसमें मतलब 3 बार संकरण के बनाते हैं हाइब्रिडाइज करके, और ये 2 बार, तो इसे अलग अलग करके बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं ट्रिपल जीन वाले के लिए तो थोड़ा और ऊपर बोएंगे तो 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर एवरेज पूछता है कि कुछ नहीं देता है, डबल ट्रिपल या कुछ भी नहीं पूछता है, सीधे पूछता है कि गेहूं के लिए जो हम डेप्थ रखेंगे कितना रखेंगे, तो 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगभग बीट का तो कंप्लीट कर ही चुके हैं और राइस का भी हो ही गया है। तो आप लोग अभी तक कमेंट नहीं कर पाए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है और किस तरह से जो है हम लोग ने इसमें से नए नए क्वेश्चन को पाया है जो कहीं अन्य किताबों में एक साथ नहीं दिखेंगे। अगला देखते हैं फर्टिलाइज़र। वह अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर FIM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है 10 से 15 टन, इसमें प्रति एकड़ के उपयोग करेंगे। NPK की बात करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग 120, 60 और 40 का ही उपयोग करते हैं। जैसे सॉइल टेस्टिंग हुआ तो उसमें पता चल जाता है कितने नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास डालना है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कराते हैं तो सिंपली वैसे हम लोग अपना जो है 120, 60 और 40 का रेशियो डाल के उसमें अप्लाई कर देते हैं। अगर क्रिटिकल फेज की बात किया जाए तो इरिगेशन के लिए तो मोस्ट स्टेज होता है CRI, जो पूछा जाता है CRI स्टेज कितने दिन बाद आता है, तो 20 से 25 के आसपास रहता है, लेकिन मोस्टली हम लोग 21 डेज। और अगर हम इसमें 2 ही क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं कि CRI के बारे में और इसका कितने दिन में CRI होता है, और बस यही होता है। बाकी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आपके पास 2 सिंचाई है तो कब कब देंगे, 3 सिंचाई है कब कब देंगे, तो ये क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपको 6 हमने लिखे हैं, 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो अगर 2 सिंचाई कहता है तो आप CRI तो हमेशा देना ही देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लस आप जो है अगर 2 सिंचाई करता है तो हम लोग उसको जो है प्री फ्लावरिंग के तक देंगे, मतलब फ्लावरिंग से थोड़ा पहले और लेट जॉइंटिंग थोड़ा से बाद के अवस्था पर हम 2 बार सिंचाई कर देंगे। अगर 3 सिंचाई करना है तो CRI देंगे और लेट जॉइंटिंग देंगे, और हम थोड़ा सा मिल्किंग की स्टेज के समय दे देंगे। ऐसे करके इसमें हम लोग कर देते हैं 2 बार 3 बार का सिंचाई करना है। और ज़्यादातर यही पूछ लेता है कि फ्लावरिंग स्टेज कितने दिन पर होता है, तो हम लोग देखते हैं डे आफ्टर सोइंग जो है 80 से 85 दिन के हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर अपना हैंड राइटिंग रहेगा तो पढ़ने में भी आसानी होता है। प्लस इसमें जो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके है तो आप अपने समझ के हिसाब से अपना नोट बना लेना है। जर्मिनेशन अगर आप देख रहे हैं इसमें तो 5 से 7 दिन में अगर वो मतलब 1 हफ्ते में वो जम जाता है। CRI स्टेज आपको बता ही चुके हैं 20 से 25 दिन में आता है, लेकिन हो सकता है कि वो एक ही बात लिखे तो ये 21 डेज पे आ जाता है। और सोइंग मेथड इसमें देखते हैं कैरा और पोरा। कैरा मतलब नालियों में, पोरा मतलब होता है कि बैल के द्वारा जो नाई बना करके उसमें दिया जाता है। तो ये पूछता है बस, इसमें क्वेश्चन में ये रहता है कि कैरा और पोरा मेथड किसमें यूज किया जाता है, तो हम लोग वीट में यूज करते हैं। और कैरा में किसका यूज करते हैं, तो एक नाई मतलब एक पाइप रहता है उसमें हम लोग बीज सीड को डालते हैं, फिर वो ज़मीन में आके ग्रो होता है। और इसमें क्या क्या होता है कि हल के पीछे ही हाथ से हम लोग सीड को डालते हैं। अगर मॉइस्चर की बात करें तो हम हार्वेस्ट के समय जो उसकी कटाई करनी है तो 14 से 20 सेंटीमीटर 20% होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है इसको स्टोरेज कर रहे हैं या आप MSP या कहीं पर बेचना चाहते हैं तो वो आपका मॉइस्चर चेक करेगा, तो आपका 10 से 12 के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है वो ना ले और फिर उसको आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। और अब दो तीन क्वेश्चन आपको इसमें हम बता रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें से ज़रूर हमें बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या डिफ़िकल्ट थे या आसान थे। जैसे इसमें IW एंड CPE रेशियो इज 0.92। क्या आप जो है राइस का बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, बाकी हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बीड का जो है बीड अगर हम देखते हैं तो एक होता है ऑब्जेक्शनल बीड, एसोसिएट बीड और सैटेलाइट बीड।
अब इसमें क्या है कि इसको अंग्रेजी में ही याद करना, क्योंकि इसमें आपत्तिजनक या ऐसे करके लिख देते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेपर में क्या होता है कि वो हिंदी नहीं अंग्रेजी को ही मान्यता मिलती है कि अंग्रेजी में जो लिखा है वही सत्य होगा। तो ऑब्जेक्शनल ब्रीड हमारा जो होता है कन्वोलुलस होता है, कन्वोलुलस अर्बेंसिस, जिसको हम लोग हिरनखुरी के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएट ब्रीड हमारा जो होता है और मिमिक्री ब्रीड जो हमारा होता है फेलिस माइनर होता है। एसोसिएट ब्रीड हमारा जो होता है एवना फेटुआ यानी बथुआ होता है, चिनोपेडियम एल्बम होता है। सैटेलाइट ब्रीड हमारा जो होता है फेलिस माइनर होता है और एवना फेटुआ होता है। तो उसमें फेलिस माइनर हमारा मुख्य रोग होते हैं। जो ये पूछा जाता है मिमिक्री ब्रीड कौन सा है, तो हमें फेलिस माइनर को ही टिक करना है, या गेहूँसा ऐसे, या हिंदी में दिया होगा कि गेहूँसा या गुल्ली डंडा, इसका ही नाम होते हैं। आइसोप्रोटूरन आल्सो कंट्रोल ब्रीड। आइसोप्रोटूरन हम लोग जो है यूज़ तो करते हैं, लेकिन अब इसके प्रति जो है थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंट हो गए हैं। लेकिन अगर पूछता है कि आइसोप्रोटूरन किस में यूज़ करते हैं, तो हम लोग वीट में यूज करते हैं। अगर पूछता है कि वीट के लिए कौन सा खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं, तो आइसोप्रोटूरन का यूज करते हैं। वैरायटी हम देखते हैं, सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी होते हैं सोनालिका, लर्मर, रोजो, और डबल जीन डॉर्फ वैरायटी देखते हैं तो कल्याण, सोना, अर्जुन और प्रताप, ये डबल क्रॉस वाले होते हैं। और ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल होना चाहिए। ट्रिपल जीन जो डॉर्फ वैरायटी होती हैं जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, ये हमारे हो गए ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटी। अब हम देखते हैं कुछ जो है वैरायटी और उसके स्पेसिफिक इसका यूज़ कैसे होता है या किसके प्रति रेजिस्टेंट है। तो सुजाता हमारा होता है सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एरिया में। और एटलस 66 ऑब्टेन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग रिच इन प्रोटीन। जो एटलस होता है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब 13 से अधिक इसमें प्रोटीन पाई जाती है, 13%। और इसे जानते हैं 11 से 12% हमारे वीट में प्रोटीन पाया जाता है। एटलस वाज ए डोनर फॉर इम्प्रूव द कल्टीवेशन। एटलस क्या होता है कि जैसे भी नई वैरायटी बनाना होता है तो ये अपना जो है कुछ न कुछ जीन उसमें देती है, ताकि जो है कल्टीवेशन करते समय उसमें जो है कुछ न कुछ है, जैसे प्रोटीन अधिक होगा या उसकी हाई क्वालिटी का रहेगा या उसकी डॉर्फ हो जाएंगे, ऐसे कुछ न कुछ वो जीन जो है किससे लेते हैं, एटलस से ही लेते हैं। और जो हमारा मालवी 12 है प्रोटीन इन अबाउट 15%। तो मालवी 12 में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 15% तक होता है। नीलगिरी काफली, जो नीलगिरी खापली होती है वो तीनों रस्ट के प्रतिरोधी है। तीनों रस्ट समझ गए होंगे, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। ये तीनों रस्ट इसमें नहीं लगते हैं। और इतना तो जानते होंगे कि जो गेहूं में मुख्य रोग होता है वो हमारा रस्ट ही होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो है प्रतिरोधी प्रजातियों का उगाते हैं। तो जो खापली होता है वो हमारा तीनों रस्ट इसके प्रतिरोधी होता है। तो डिजीज देखते हैं, ब्लैक आर स्टेम रस्ट, पक्सिनिया ग्रेमनिस होता है। अगर हम ब्लैक रस्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें जो है पक्सिनिया ग्रेमनिस करेंगे, पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटियाई। और ब्राउन या लीफ रस्ट को हम लोग कहते हैं पक्सिनिया टिटियाई या पक्सिनिया रिकंडिता। हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं, यूज ये करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो पक्सिनिया रिकंडिटा। और येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस। स्ट्रिप से स्ट्रिपफॉर्मिस होता है, स्ट्रिप से स्ट्रिपफॉर्मिस। और इसको ब्लैक का जो है ग्रेमनिस टिटियाई होता है, ब्राउन का होता है पक्सिनिया रिकंडिटा। तो इन तीनों रस्टों का नेम प्लस उसका जो है एक प्रकार का ये फंगस होता है, तो फंगस का जो नेम होता है जूलॉजिकल, उसको भी याद करना है। और इसमें किस में लगता है, जैसे लीफ में लगता है, स्टेम लगता है, स्ट्रिप पे लगता है, तो इसको ऐसे भी इसको जानना है कि ब्राउन रस्ट कहाँ लगता है, तो ये लीफ पे लगता है। तो लीफ पर लगने वाला रस्ट कौन सा होता है, ब्राउन रस्ट होता है। तो ऐसे घुमा फिर के इसमें क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। लूज इसमें जो होता है अस्टिलेगा न्यूडा टिटियाई, अस्टिलेगा न्यूडा टिटियाई होता है। ये इंटरनल सीड बॉन्ड डिजीज है। पूछता है कि वीट का जो इंटरनल सीड बॉन्ड डिजीज कौन सा रहता है, रस्ट होता है कि स्मट होता है, तो स्मट होता है। कर्नाल बंट किससे होता है, निवोसिया इंडिका होता है।
तो करनाल हरियाणा में ये सबसे पहले देखा गया था। और इसका जो है कौन को देखे थे, मित्रा 1931 में। और अगर ये जहाँ लगा होता है जिस फील्ड में, उसमें जो है मछली के गंध आते हैं थोड़ा सा, जैसे मछली जहाँ तालाब वालाब मर जाते हैं, उसी का गंध जो है कौन सा देता है, करनाल बंट देता है। मोलर डिजीज क्या होता है, हेटेरोडेरा एवेनी। तो मोलर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है जूलॉजिकल नेम भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक प्रकार का निमेटोड होता है। तो इसका जो है निमेटोड का नाम भी याद करना है। मोलर रोग का कारक, मोलर रोग का काजन ऑर्गेनिज्म क्या है, तो निमेटोड होता है, निमेटोड होता है। ईयर काकल जो डिजीज लगते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, एंगुना टिटिसाई। ये भी एक प्रकार का निमेटोड होता है। ईयर काकल डिजीज, ईयर काकल डिजीज। अब इन सभी को अंग्रेजी में ही आप लोग पढ़िएगा, इंग्लिश के क्योंकि इसमें हिंदी में आप बहुत सारे नाम देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए वो एक ही नाम देगा, ईयर काकल डिजीज, हमेशा वही लिखेगा। लेकिन गेहूँसा और पता नहीं क्या क्या उसमें दे देते हैं। इंसेक्ट क्या होता है, भुजिया बिबिल ये क्या होता है कि ये स्टोरेज में भी लग जाता है और ये मेन फील्ड में भी लग जाता है। तो उसका बस ये पूछता है भुजिया बिबिल किस में लगता है, तो गेहूँ में लगता है। टर्मिट ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ओडोंटोटर्मिस ओबेसिस होता है। हार्वेस्ट इसका कब करेंगे, 20 से 25% जब नमी रहेगा तब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन स्टोरेज करते समय इसका जो है कम से कम 10 से 12 के बीच ही रहना चाहिए, 12%। यील्ड अगर इसमें देखते हैं, यील्ड इसमें कितना होना चाहिए, तो जो ग्रेन होता है 40 से 50 क्विंटल पर सेकंड होता है, एक्स्ट्रा जो है 80 से 90 केजी। तो इसका क्योंकि रेशियो बताए थे, ये 1:5 का होता है, या 1:1.25 का होता है। एवरेज अगर यील्ड की बात करते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसमें कुछ अन्य बातें होंगे, तो हमें लगता है कि आपको जो है वीट का कल्टीवेशन एकदम कन्फर्म में होगा। अब आप आराम से जाइए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद हमें बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस 20 मिनट आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आराम से जाके टेस्ट दीजिए, और देखना कि आपको लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। इससे पहले आप जितने भी पढ़े होंगे सब सब भूल जाइए, बस इसको देखिए और आराम से टेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।